Good evening, everyone. Am I audible to you? Screen visible है? तो आपको कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था रिसर्च करने को, ढूंढ के लाए जवाब? बताइए। बिमल का कहना है अ स्विच स्टेटमेंट इज यूजुअली मोर एफिशिएंट देन अ सेट ऑफ नेस्टेड इफ्स। आप बिमल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेस्टेड इफ, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट मल्टीपल इफ एल्स compared with switch. But anyways, why switch is more efficient? विकास थोड़ा सा गलत हो गया, कंपाइल करने में टाइम कम लगता है। श्योर, यही पढ़ा था। बिमल, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई स्विच इज मोर एफिशिएंट? ऐसा करते हैं, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप लोग सब ट्राई करिए एक एक बार, है ना, फिर मैं बताता हूं। ऐसे लिखेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। बिमल, स्विच लुक्स मोर एफिशिएंट इज अ डिफरेंट थिंग। वो परफॉर्मेंस वाइज एफिशिएंट है या दिखने में अच्छा लगता है? क्यों बिमल? बिमल, कैन आई अनम्यूट यू? अनम्यूट करूं आपको? ओके, बिमल अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। सर, मल्टीवे ब्रांचिंग में भी स्विच ज्यादा बेटर रहता है इससे। बेटर रहता है? क्यों बेटर रहता है बेटा? सर, जैसे स्पीड में देखा जाए तो जब अपन ब्रेक यूज करते हैं तो जब स्विच का हो जाता है कंप्लीट वर्क तो वो ब्रेक पे स्टॉप हो जाता है। बिमल, बट आपने इफ ढूंढा नहीं हर ना एक आंसर? आपने आंसर मैंने ढूंढा नहीं ढूंढा ना? था सर, ये मैं मुझे आपको आपके भेजती हूँ। आंसर्स लग रहे हैं। चलो, सर, मैं आपको एनीवेज, नहीं भेजो मत। अच्छा, आप बताओ, आपने क्या समझा? कहाँ ढूंढा? गूगल पे ढूंढा था? यस सर। तो आपको कुछ स्पेशल वर्ड्स नहीं मिले गूगल पे सर्च करते वक्त? स्विच के बारे में कुछ टिपिकल वर्ड्स मिले होंगे, मुझे वो वर्ड सुनने हैं। यस यस कुंदन, एग्जैक्टली, जंप टेबल। चलिए मैं बताता हूँ बिमल क्या है, ठीक है? फिर आप बताना आपने क्या समझा था। हाँ कुंदन, आप बताओ, ये जंप टेबल का चक्कर क्या है? कुंदन, आपको अनम्यूट कर रहा हूं। व्हाट इज दिस जंप टेबल? कुंदन अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जी सर, जंप टेबल कंपाइलर द्वारा स्विच के लिए बनाया जाता है। बहुत बढ़िया, जंप टेबल कंपाइलर के द्वारा स्विच के लिए बनाया जाता है। वेरी गुड। कब बनाया जाता है? जब कंपाइल किया जाता है। बहुत बढ़िया, कंपाइल टाइम पे बनाया जाता है। गुड। और ये जंप टेबल का चक्कर क्या है क्या ये जंप टेबल? जंप टेबल में जो वैल्यू दिया जाता है वो स्टोर रहता है। शॉर्टकट में कंपाइलर उसे स्टोर करता है। कंपाइलर जंप टेबल में कुछ वैल्यू स्टोर करता है जो शॉर्टकट होती है। जी जी। ओके, किसका शॉर्टकट होती है? जो वेरिएबल हम लोग स्विच के अंदर देते हैं।
वेरिएबल्स का शॉर्टकट होती है, पक्का? नहीं वेरिएबल नहीं, वैल्यू का स्विच शॉर्टकट होती स्विच है। में वैल्यू का, कौन सी वैल्यू, किस वैल्यू तो का हम लोग शॉर्टकट? जो हम लोग केस वैल्यू का शॉर्टकट होती है। हाँ, केस वैल्यू का शॉर्टकट होती है। अच्छा, तो क्या होता है शॉर्टकट का फायदा? ये फायदा होता है कि जब हम लोग स्विच से कंपेयर करता है तो उसमें शॉर्टकट रहता है, अगर वैल्यू दोनों का सेम होता है तो डायरेक्ट वही केस पे, उसी केस पे भेज दिया जाता है कंट्रोल। ओके, और इफ में ऐसा नहीं होता? इफ में ऐसा नहीं होता है, नहीं इफ होता, में तो स्विच इफ से कंडीशन बेटर है चेक हमेशा, होती है। ये माने? नहीं सर, तो स्विच, हमेशा बेटर नहीं है, कभी कभी है ऐसा। जी सर, कब कब है? बस अभी जब लॉकडाउन में? जब कम जब ज़्यादा वैल्यू पे काम करना हो तो स्विच बेटर है, और बहुत बढ़िया कुंदन, जब कम वैल्यू पे काम करना हो इफ तो बेटर। इफ बहुत बेटर बढ़िया, है। वेरी गुड कुंदन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। परफेक्ट। चलिए अब मैं समझाता हूं आपको क्या स्टोरी है इस स्विच की और जंप टेबल की। बूलियन वैल्यूज के लिए इफ इज बेटर। व्हाट काइंड ऑफ बूलियन वैल्यू बिमल? ट्रू फॉल्स? ओके, चलिए देखते हैं अभी अपन। चलिए आप सब लोग पूरी कंसंट्रेशन के साथ जो मैं बता रहा हूं उसे सुनिएगा, नहीं तो इंटरव्यू में 0 नंबर आएगा आपका, है ना? 0 नंबर क्यों आएगा? क्योंकि जैसे हम लोगों ने स्विच पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने लास्ट लेक्चर में स्विच पढ़ा था, जिस तरीके से हमने स्विच पढ़ा था, याद रखिएगा स्विच वैसे काम बिल्कुल नहीं करता है। याद रखिएगा स्विच वैसे काम बिल्कुल नहीं करता है ना? तो मैं आपको एक पूरा सिनेरियो सुना रहा हूं इंटरव्यू सेशन का, वो सुनिए, और फिर एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन आपको ये भी पता चल जाएगा स्विच काम कैसे करता है, और आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा स्विच और इफ में कब किसे लेना चाहिए, कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है। तो आप इमेजिन करिए आप एक इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि मैंने स्विच यूज करा, स्विच के अंदर चॉइस नाम का वेरिएबल लिया। ध्यान से सुनना एक एक बात। स्विच के अंदर मैंने केसेस बनाए, ये मेरा केस 1 है, ठीक। केस 1 के बाद जैसा अपन ने पढ़ा था बिल्कुल वैसे यहाँ पर ब्रेक है। फिर उसके बाद मैंने केस 2 लिखा, ये केस 2 के अंदर की कोडिंग है। फिर ये केस 2 का ब्रेक है, और ऐसे मैंने यहाँ पर मल्टीपल केसेस लिखे हैं, ठीक है।
Am I audible now? ओके, चलिए, पावर कट था, है ना? आज लाइट बहुत प्रॉब्लम दे रही है भोपाल में, तो कभी पावर कट बीच में हो जाएगा तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं रिजॉइन कर जाऊंगा वापस, ठीक है? तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने इंटरव्यू में ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने आया कि एक स्विच है, स्विच के अंदर चॉइस लिया है, स्विच की बॉडी में केसेस लगे हुए हैं, ये केस 1 है, ये केस 1 की बॉडी है, यहाँ लगा हुआ है ब्रेक, फिर ये केस 2 है, ये केस 2 की बॉडी है, केस 2 की बॉडी में भी लगा हुआ है ब्रेक। बहुत अच्छे से समझिएगा, आगे 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे आप जो इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस बहुत स्पेशल वेटेज देकर क्लास में कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर केस 3 है, केस 3 की कोडिंग है, और ऐसे करते करते इमेजिन करिए आपके प्रोग्राम के अंदर टोटल 100 केसेस हैं। सुना आपने ध्यान से, मैंने कितने केसेस बोले? 100 केसेस हैं। हाँ, दिस इज केस 100, और केस 100 के बाद आपने एक डिफॉल्ट भी लिखा हुआ है। ये आपके सामने स्विच है। नाउ द क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यूअर इज, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं अगर चॉइस वेरिएबल की वैल्यू, अगर हम ये मान लें कि हमारा चॉइस वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 100 से इनिशियलाइज हुई है, तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कितने केसेस चेक होंगे? अगर चॉइस 100 है तो कितने केसेस चेक होंगे? अगर आप अपना लास्ट लेक्चर रिकॉल करें तो आपका जवाब होगा सर 100, है ना? क्योंकि एक एक केस के थ्रू पास होगा रन टाइम पे कोड, सारे केसेस फॉल्स होंगे, केस 100 ट्रू होगा तो 100 केसेस चेक होंगे। मतलब अगर चॉइस की वैल्यू 100 की जगह 50 होती तो हम ये बोलते हैं 1 से लेकर 50 तक सारे केसेस चेक होंगे, केस 50 ट्रू हो जाएगा तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन 1 से 49 के केस चेक जरूर होंगे, भले ही उनकी बॉडी रन ना हो। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने लास्ट लेक्चर में, है ना? और अगर आपने एग्जैक्टली यही बोला तो जैसा मैंने कहा आपको 0 नंबर मिलेंगे। इंटरव्यू बोलेगा आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अगर चॉइस की वैल्यू 100 है तो इस सवाल का जवाब है कितने केसेस चेक होंगे? सवाल का जवाब है सिर्फ एक केस चेक होगा और वो केस 100 होगा। लेकिन क्योंकि आप प्रोग्रामर हैं, आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो ये बात भी आपके गले उतरनी नहीं चाहिए, ये बात भी आपको नहीं माननी चाहिए कि सर ऐसा कैसे हो गया। जब तक 1 से 99 तक चेक नहीं होंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि वो केसेस फॉल्स हैं और केस 100 ट्रू है? ऐसे कैसे डायरेक्टली केस 100 चल जाएगा जब तक 1 से 99 की टेस्टिंग नहीं होगी? लेकिन सच यही है कि 1 से 99 की टेस्टिंग नहीं होगी, अगर चॉइस 100 है तो सीधे केस 100 चला जाएगा, है ना? तो एक वैलिड क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर ये पॉसिबल कैसे है। तो अब पॉसिबल कैसे है इसको सुनिए। इसमें आता है एक तीसरा केस, एक तीसरा किरदार कहना चाहिए, एक तीसरा प्लेयर कहना चाहिए, और वो तीसरा प्लेयर है, तीसरा समझ रहे हैं? दो कौन है? दो हैं, कंपाइलर और सीपीयू। इन दो के अलावा एक तीसरा प्लेयर है, और वो तीसरा प्लेयर है एक स्पेशल टेबल जिसका की नाम होता है जंप टेबल। अब मेरी वोकैबुलरी बहुत ध्यान से सुनना आप, मैं कहाँ कंपाइलर कहाँ सीपीयू वर्ड का यूज करूंगा, ध्यान दीजिएगा। आप मानते हैं प्रोग्राम रन होने से पहले कंपाइल होगा? मानते हैं हर प्रोग्राम रन होने से पहले कंपाइल होता है। तो जब आपका ये प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाएगा और कंपाइलर आपके इस प्रोग्राम का मशीन कोड बनाएगा जो आप डे 1 से जानते हैं, तो कंपाइलर मशीन कोड बनाने के दौरान एक स्पेशल काम और करेगा। कंपाइलर मशीन कोड बनाने के दौरान एक स्पेशल काम और करेगा। क्या स्पेशल काम करेगा कंपाइलर?
कंपाइलर एक खास टेबल जनरेट करता है, सिर्फ तब जनरेट करता है जब प्रोग्राम में स्विच लगाओ। इस टेबल को हम सी में बुलाते हैं जंप टेबल। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जंप टेबल सी में कब बनती है? आंसर दिस, जंप टेबल सी में कब बनती है? जब प्रोग्राम में स्विच यूज होता है। जब भी प्रोग्राम में स्विच यूज होता है, अपार्ट फ्रॉम द मशीन कोड बनाने के अलावा कंपाइलर एक स्पेशल टेबल और क्रिएट करता है, जिस टेबल को बोलते हैं अपन जंप टेबल। ये तब नहीं बनती जब इफ यूज होता है, तब नहीं बनती जब इफ एल्स यूज होता है, तब नहीं बनती जब नेस्टेड इफ या इफ एल्स यूज होते हैं। ये सिर्फ तब बनती है जब प्रोग्राम में स्विच यूज होता है। ना आज के पहले कभी बनी है, ना आज के बाद ये कभी बनेगी। ये तभी बनेगी जब प्रोग्राम में स्विच लगता है। पहला पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है जंप टेबल में होता क्या है। तो जंप टेबल में याद रखिएगा, हर केस तक जाने के डायरेक्ट शॉर्टकट्स होते हैं। जंप टेबल में हर केस तक जाने के डायरेक्ट शॉर्टकट्स होते हैं, लाइक दिस, राइट? आपको लगेगा सर डायरेक्ट शॉर्टकट्स मतलब? डायरेक्ट शॉर्टकट्स मतलब आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझिए, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझिए। आप लोग जब कोई बुक पढ़ते हैं तो उस बुक में आपको दिखता है, हर बुक में इंडेक्स होता है, आप मानते हैं? होता है ना? अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे एक बुक में कोई वर्ड सर्च करना है, मुझे बुक में कोई वर्ड सर्च करना है, तो आप मानते हैं इंडेक्स के थ्रू वो वर्ड जल्दी मिल जाएगा? एग्री करते हैं? इंडेक्स में हर वर्ड का पेज नंबर होता है ना, जो उस बुक में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का पेज नंबर होता है, और आप इंडेक्स में जाकर पेज नंबर देखकर डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाते हैं ना जहां पर वो वर्ड है। एग्री करते हैं आप? तो जो रोल एक किताब के लिए इंडेक्स का होता है, जो रोल एक बुक के लिए इंडेक्स का होता है, गौर करिएगा वो रोल स्विच जैसी किताब के लिए जंप टेबल जैसे इंडेक्स का होता है, राइट? कौन बनाता है ये जंप टेबल? ये जंप टेबल बनाता है कंपाइलर। किसके लिए बनाता है? सीपीयू के लिए बनाता है, सीपीयू के लिए बनाता है। तो जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सीपीयू एक एक वैल्यू को चेक नहीं करता जैसे हम लोग परसों कर रहे थे। सीपीयू जंप टेबल के पास जाता है, बोलता है चॉइस की वैल्यू 100 है, बताओ कहां जाना है। जंप टेबल उसे सीधे रास्ता दिखा देती है, अच्छा चॉइस 100 है, ये लो ये रहा केस 100, तुम्हें इस केस पे जाना है। यानी सीपीयू स्विच में एंटर करके एक एक केस से पास नहीं होता है, वो सीधे उस केस पे एंटर करता है जो जंप टेबल उसे बताती है बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल चॉइस। जबकि अगर यही प्रोग्राम आप इफ में लिखते और इसमें 100 कंडीशंस आप लिखते तो रन टाइम पे एक एक कंडीशन को इवैल्यूएट करा जाता, सारी कंडीशंस चेक होती तब तक जब तक 100 की कंडीशन ट्रू ना हो जाए। समझा? थ्योरी समझी आपने, प्रोसेस समझा, राइट? अब आता है अगला सवाल, हम कैसे मान लें कि स्विच में जंप टेबल बनती है? क्या सबूत है इस बात का कि जंप टेबल बनती है? हमें दिखती तो है नहीं जंप टेबल, हम कैसे मान लें कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्विच वैसे काम नहीं करता, स्विच जंप टेबल से काम करता है? तो मैं आपको ढेर सारे सबूत देता हूं, और अगर आप ध्यान से सुन रहे थे लास्ट लेक्चर तो आपको मुझसे लास्ट लेक्चर में ही कुछ सवाल करने चाहिए थे। लास्ट लेक्चर में ही कुछ ऐसा अजीब हुआ था जो ये बता रहा है कि स्विच वैसे नहीं चलता जैसे हम सोचते हैं। याद कीजिए, आपने पढ़ा था अगर केस में ब्रेक नहीं होता है तो जो केस मैच करता है वो भी चलता है और आगे वाले भी चलते हैं। पढ़ा था आपने ये? पढ़ा था ना आपने ये? आप बताइए क्या इफ में ऐसा होता है? क्या इफ में ऐसा होता है? नहीं होता ना? तो आपके दिमाग में क्वेरी नहीं आई कि स्विच में ऐसा क्यों होता है और इफ में ऐसा क्यों नहीं होता था? आनी चाहिए थी, और नहीं आई तो मैं डाल रहा हूं दिमाग में क्वेरी। सोचिए, स्विच में ब्रेक क्यों जरूरी है और इफ में ब्रेक के बिना काम क्यों चल जाता है? ये मत बोलिएगा कि स्विच का सिंटेक्स है ब्रेक। अगर स्विच का सिंटेक्स होता ब्रेक तो बिना ब्रेक के स्विच कंपाइल ही नहीं होता, बिना ब्रेक के प्रोग्राम चलता ही नहीं। आप याद करिए, प्रोग्राम चला लेकिन ब्रेक नहीं होने के कारण आगे वाले सारे केसेस रन हुए। बताइए ऐसा क्यों हुआ? कोई एक्सप्लेन करेगा?
ऐसा क्यों हुआ कि ब्रेक नहीं था? तो सॉरी, तो आगे वाले केसेस भी रन हुए। बताएं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीपीयू केसेस को चेक नहीं करता है। उसे इतनी अकल नहीं है, इतना दिमाग नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो केस वैल्यू को चेक करे। उसे तो जंप टेबल बोलती है जाओ वहां से रन कर दो। तो सीपीयू बस केस के पास पहुंचता है और आगे के सारी लाइनें रन करता जाता है, बिना इस बात की चिंता करे हुए कि केस 1 के बाद अगर केस 2 आ रहा है तो उसे केस 2 में नहीं जाना है अगर केस 1 ट्रू है, क्योंकि उसने खुद कभी केस 1 केस 2 चेक ही नहीं करे, उसने तो जंप टेबल के थ्रू काम करा। समझ रहे हैं? समझ आया? जबकि आप याद करिए, इफ में क्या सीपीयू एक एक कंडीशन चेक करता है? इफ में वो एक एक कंडीशन चेक करता है तो उसे पता है कि मैंने पहली कंडीशन चेक करी है, वो ट्रू है, तो मुझे अब दूसरे में नहीं जाना है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। दूसरी बात जो आपने अजीब सी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, आपने पढ़ा था अगर हम 2 बार सेम केस लिख देंगे तो एरर आती है। पढ़ा था? हम 2 बार नहीं लिख सकते केस 1 केस 1। दिस इज रॉन्ग। डिड वी डिस्कस दिस कि ये गलत है? सोचिए क्यों गलत है। 2 केस 1 लिखना क्यों गलत है? क्योंकि जंप टेबल से फिर दोनों शॉर्टकट्स अलग अलग केसेस पे जाएंगे, वैल्यू एक होगी, शॉर्टकट्स 2 बन जाएंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जबकि आप याद करिए, क्या इफ में 2 कंडीशन सेम हो तो एरर आ जाती है? समझे आप मेरी बात? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं इफ ए डबल इक्वल टू बी और फिर कहता हूं एल्स इफ ए डबल इक्वल टू बी, तो क्या ये कंपाइल नहीं होगा? ये 100% कंपाइल होगा। बस ये अलग बात है कि इसको रन होने का चांस कभी नहीं मिलेगा। मानते हैं? लेकिन स्विच में याद करिए, अगर आपने लिख दिया केस 1 और फिर इसके बाद केस 1, तो आपने पढ़ा था ना, ये तो कंपाइल भी नहीं होगा। दिस विल नॉट इवन कंपाइल। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर 2 केस 1 आ गए तो दोनों शॉर्टकट्स 1 के दोनों शॉर्टकट अलग अलग जगह पॉइंट कर जाएंगे और फिर सीपीयू को समझ में नहीं आएगा कि 1 पे इस केस में जाऊं कि मैं 1 पे इस केस में जाऊं। ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूं सबसे बड़ा प्रूफ। ये तो छोटे छोटे प्रूफ थे, सबसे बड़ा प्रूफ दे रहा हूं इस बात का कि स्विच में जंप टेबल होती है। आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि डिफॉल्ट स्विच में हमेशा लास्ट में आता है। देखा था ना आपने? मैंने सिंटेक्स में भी लास्ट में लगाया था, एग्जाम्पल में भी लास्ट में लगाया था। ठीक। सोचिए अगर मैं डिफॉल्ट को पहले ले आऊं, सोचिए अगर मैं स्विच का कोड ऐसे लिखूं, स्विच फॉलोड बाय चॉइस, और अंदर मैं लिखता हूं केस सिंगल कोट में ए, कुछ कोडिंग है, फिर यहां पर ब्रेक है, फिर केस सिंगल कोट में एस, कोडिंग है और यहां पर ब्रेक है। और ऐसे करते करते आपको याद होगा हमने 4 केस बनाए थे और 5वीं पोजीशन पे हमने रखा था डिफॉल्ट को। ऐसा ही करा था ना हमने? ठीक है ना। माय क्वेश्चन इज, आप बताइएगा अगर मैं इस स्विच को ऐसे लिखूं तो क्या होगा? ये जो डिफॉल्ट है इसे ले जाता हूं सबसे ऊपर और जो केस ए है उसे रख देता हूं सबसे आखिर में। ठीक है। आप बताइए आपको क्या लगता है क्या होगा? सोचिए। अगर आपको लगता है ये स्विच वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने ट्यूसडे के लेक्चर में सीखा था, है ना, तो आप मानते हैं ये कोड कंपाइल नहीं होना चाहिए। अगर स्विच वैसे काम करता जैसे हमने पढ़ा था तो ये कोड कंपाइल नहीं होना चाहिए।
क्योंकि सीपीयू कंफ्यूज हो जाएगा, उसे सबसे पहले डिफॉल्ट दिखेगा तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि मैं डिफॉल्ट को चलाऊं कि छोड़ूं, है ना। लेकिन मजेदार बात ये है, ये कोड भी बिना किसी दिक्कत के चलेगा और कोई नॉनसेंस या एब्सर्ड बिहेवियर नहीं देगा, बिल्कुल वैलिड बिहेवियर देगा जैसा इसे देना चाहिए। यानी डिफॉल्ट कब चलेगा? ये डिफॉल्ट वाला पार्ट कब चलेगा बताइए? ये तभी चलेगा जब चॉइस की वैल्यू किसी से मैच ना करे। अगर चॉइस किसी से मैच करा तो सीपीयू इस डिफॉल्ट को नहीं चलाएगा। ठीक है, अब आप याद करिए, क्या इफ एल्स में एल्स ऊपर आ सकता है? क्या हम लोग इफ में एल्स लगाकर फिर एल्स इफ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इफ इवैल्यूएट होता है लाइन बाय लाइन एट रन टाइम। स्विच रन टाइम पे सिर्फ जंप टेबल यूज करता है और उसके थ्रू उससे समझ में आता है उसे कौन से केस में जाना है। बिल्कुल सही शैला, बिल्कुल सही। डिफॉल्ट भी जंप टेबल में, इसलिए सही चलेगा। आई बात समझ में? हुआ क्लियर? ठीक। अब ये सारा डिस्कशन सुनने के बाद हो सकता है आप इस गलतफहमी में आ जाएं कि सर फिर हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया, स्विच और इफ में स्विच बेटर है, हमें हमेशा स्विच यूज करना चाहिए, स्विच इफ से ज्यादा एफिशिएंट है। इसका भी जवाब है नहीं, ये सोचना भी गलत है। याद रखिए, स्विच एफिशिएंसी तब दिखा पाता है जब नंबर ऑफ चॉइस, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हो। अगर नंबर ऑफ चॉइसेस, नंबर ऑफ केसेस कम है तो जितना समय जंप टेबल को बनने और मेमोरी में लोड होने में लगेगा, उससे ज्यादा समय इफ अपना काम, उससे कम समय में इफ अपना काम करके खत्म कर देगा। यानी अगर मैं इवन ऑड का प्रोग्राम बनाता हूं तो ये स्विच से बनाना बेवकूफी है। एग्री करते हैं? यशिका, इसीलिए तो जंप टेबल चाहिए बेटा। यशिका समझो आप, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। Yashika has a doubt and I want everyone should try to think on this. Yashika का कहना है कि अगर स्विच में जंप टेबल लगती है तो फिर हम ब्रेक क्यों लगाते हैं? यशिका, जंप टेबल क्या करती है आप बताइए? यशिका, जंप टेबल क्या करती है आप बताइए? आपने क्या समझा? क्या जंप टेबल सीपीयू को यह बताती है इस केस से लेकर इस केस के बीच का कोड रन करो? नहीं बताती है। वो ये नहीं बताती है इस केस से इस केस के बीच का कोड रन करो, वो बस ये बताती है इस केस से कोड को रन करो। तो सीपीयू जंप टेबल के कहने पर केस की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। अब सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि ये केस यहां पर खत्म है और आगे अगला केस शुरू है? क्योंकि वो केस तो जानता ही नहीं ना। समझिए शशिका, समझ आया आपको? ब्रेक का रोल अलग है। जंप टेबल ब्रेक से कुछ नहीं करती है, वो ब्रेक को कुछ नहीं कहती है। जंप टेबल सिर्फ एक एक कंडीशन को ना चेक करके सीपीयू को सीधे ट्रू केस पे पहुंचा देती है, बाकी सीपीयू खुद संभाले। आर यू गेटिंग दिस? इसलिए ब्रेक तो जरूरी है ही। तभी तो मैं कह रहा हूं इफ एल्स में ब्रेक क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ इफ एल्स का सीपीयू हैंडल करता है। एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय सीपीयू। लेकिन स्विच में 90% टास्क इज डन बाय जंप टेबल, ओनली 10% टास्क इज डन बाय सीपीयू। तो दैट मींस सीपीयू को जब तक ब्रेक नहीं दिखेगा वो बाहर कैसे आएगा? उसे पता ही नहीं है केस 2 का और 3 का मतलब क्या है। उसे लगेगा केस 2 और केस 3 भी केस 1 की बॉडी का पार्ट है। हुआ क्लियर? भरत ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में करता है, सी शार्प के अलावा। सी शार्प के अलावा हर लैंग्वेज में ऐसा ही होता है। सी शार्प छोड़ दीजिए, वहां कहानी अलग है। बाकी रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस मेक यूज ऑफ जंप टेबल। इवन जावा, जावास्क्रिप्ट, ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ जंप टेबल। ओके, चलिए आगे बढ़े अब। तो मैं कह रहा था इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्विच हमेशा इफ से बेटर होगा। स्विच बेटर तब होता है जब नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हो। जब नंबर ऑफ केसेस कम होते हैं तो जितना समय जंप टेबल को बनने और लोड होने में लगेगा
उतने समय में तो इफ अपना काम खत्म करके प्रोग्राम को कंप्लीट कर देगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ रहे हैं आप इस बात को? राइट जैसे आप मुझे बताइए, एक बाइक 220 सीसी की अगर है तो बहुत तेज चलती है ना। पल्सर की बात करते हैं, पल्सर बहुत तेज चलती है ना, बहुत फास्ट बाइक है ना। बट आप सोचिए अगर आप गांव की गलियों में पल्सर दौड़ाएंगे तो आपसे ज्यादा तेज एक 10 साल का बच्चा दौड़ के निकल जाएगा। आपकी बाइक को उतनी स्पेस ही नहीं मिलेगी गांव की गलियों में जितनी स्पेस में वो बच्चा छलांगे मारता हुआ भाग आगे निकल जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब स्विच को काम करने के लिए कुछ जगह चाहिए, स्विच को काम करने के लिए कुछ पोटेंशियल चाहिए, उतना स्पेस उतने केसेस बने तो स्विच अपनी पावर दिखाए। अगर स्विच को उतनी जगह ही नहीं मिलेगी तो स्विच उतना पावरफुल नहीं है ना। आई बात समझ? हिंदी में कहावत है ना, तलवार सुई का काम नहीं कर सकती। हिंदी में कहावत है ना, तलवार सुई का काम नहीं कर सकती। वैसे यहां प्रोग्रामिंग में स्विच हमेशा इफ को रिप्लेस नहीं करेगा। स्विच तब रिप्लेस करेगा जब नंबर ऑफ कंडीशन ज्यादा हो। और ये प्रोग्रामर की समझदारी है, प्रोग्रामर की सेंसिबिलिटी है कि प्रोग्रामर कहां स्विच और कहां यूज करता है इफ एल्स। सी ने गाइडलाइन दी है, नंबर ऑफ कंडीशंस कम हो इफ एल्स यूज करो, नंबर ऑफ कंडीशन ज्यादा हो स्विच यूज करो। समझ आया? अच्छा अब एक और सवाल का जवाब दीजिए, स्विच और इफ में वर्सेटाइल कौन है? स्विच और इफ में वर्सेटाइल कौन है? वर्सेटाइल समझ रहे हैं? जो हर तरीके के प्रोग्राम में यूज हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत यशिका, स्विच वर्सेटाइल नहीं है। आप याद करिए, क्या स्विच में आप फ्लोट्स को चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या स्विच में आप स्ट्रिंग्स पे केसेस बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। जबकि इफ में फ्लोट भी चेक हो जाएगा, स्ट्रिंग पे केसेस भी बन जाएंगे। तो वर्सेटाइल मतलब हमेशा वो स्विच से बेटर है। ना ही हम ये कह सकते हैं कि स्विच फास्ट है तो वो हमेशा इफ से बेटर है। आर यू गेटिंग दिस? देयर इज अ ट्रेड ऑफ। आपको तब इफ यूज करना है व्हेन कंडीशंस आर लेस, आपको तब स्विच यूज करना है व्हेन कंडीशंस आर मोर। ठीक है? तो वॉवल के लिए क्या बेटर है? अगर वॉवल चेक करने का प्रोग्राम बनाया जाए तो क्या बेटर है? स्विच बेटर है। वेरी गुड। क्यों स्विच बेटर है? वॉवल में कितनी कंडीशन? वॉवल में कितनी कंडीशन? 10। 5 नहीं 10। 5 कैपिटल लेटर्स, 5 स्मॉल लेटर्स और 11वां डिफॉल्ट। 11 केसेस बने ना, राइट? अब आप 11 कंडीशंस अगर इफ में लिखेंगे तो जितना स्पीड इफ को रन टाइम पे मिलेगा उससे बेटर इस एग्जांपल में काम कर जाएगा स्विच। आया समझ? तो इसका मतलब हमारे सवाल का जवाब क्या निकला? इफ और स्विच में बेटर कौन? बिल्कुल सही विकास। जिस प्रोग्राम को आप स्विच से बना रहे हो वो इफ से बन सकता है, पर जो इफ से बन रहा है जरूरी नहीं है वो स्विच से बन जाए। बिल्कुल ठीक। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या? ओके, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। अब वॉइस ठीक है? इज इट ओके नाउ? तो आप बताइए, समझ आया फाइनल डिस्कशन? तो कौन बेटर हुआ स्विच और इफ में? स्विच और इफ में कौन बेटर हुआ? कोई नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम,
आपको किसे कब यूज करना चाहिए. When conditions are less, go for if. When conditions are more, go for switch. क्लियर. चले आगे. चलिए, अब स्विच का आपने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था तो आपको स्विच का कोड दे रहा हूं. ट्राई दिस. राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर. Write a program to accept a character from the user and check whether it is a vowel or not. यूजर से कैरेक्टर लीजिए और चेक करके बताइए वो वॉवल है या नहीं है. ठीक, बनाइए कोड. इफ एल से अपन बना चुके हैं तो इसको स्विच से बनाइएगा. इफ एल से नहीं बनाना है. बन पा रहा है? कोड बना पा रहे हैं? कितने वेरिएबल्स लगेंगे बताइए. ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा. बताएं, प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स यूज होंगे? वेरी गुड. सिर्फ एक वेरिएबल यूज होगा, कैर सी एच, है ना. 5 वेरिएबल्स नहीं लगेंगे. 5 कंडीशंस हैं. वेरिएबल तो एक ही लगेगा, दैट इज कैर. देन इसके बाद स्क्रीन क्लियर करके आप यूजर से इनपुट डिमांड करेंगे. फॉर दैट यू विल से printf एंटर अ कैरेक्टर. जो भी कैरेक्टर यूजर देगा स्कैनर से आप उसे स्कैन करिए, ch में रख लीजिए. इसके बाद स्टार्ट होगा स्विच. ठीक, स्विच के अंदर आप बनाएंगे अलग अलग केसेस. राइट, तो केस ए कोलन केस ई क्लब कर सकते हैं.
सभी केसेस को क्लब कर सकते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि सभी में हमें एक ही लाइन लिखनी है, इट इज अ वॉवल। तो केस ए, केस ई, केस आई, केस ओ, केस यू, उसी के नीचे केस ए, केस ई, केस आई, केस ओ एंड केस यू। इन सब के बाद एक प्रिंटफ, प्रिंटफ में अंदर आप लिख देंगे इट इज अ वॉवल, और ब्रेक, और अगर इनमें से एक भी केस मैच नहीं हुआ तो विल राइट डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर विल से नॉट अ वॉवल। ठीक है, और ये डिफॉल्ट ऊपर आ सकता है, जहां केसेस लगे हैं वहां डिफॉल्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं होंगे। डिफॉल्ट पहले आ जाए तो भी ठीक, डिफॉल्ट बाद में आ जाए तब भी चलेगा। बताइए, ऐसे ही बनेगा? ठीक है, अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस जो आप स्विच पे ट्राई करिएगा। अपन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपके लिए आज का पहला असाइनमेंट, क्वेश्चन 1, राइट अ प्रोग्राम टू आस्क द यूजर to select a figure amongst circle, rectangle and triangle. Then accept the dimensions of the selected figure, and finally calculate and print its area. हो जाएगा? ज्योति, आपके वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूं अभी। ये फिलहाल समझ आया? ठीक, तो इस बार बताइए, इस कोड में यूजर से कितने इनपुट लेने हैं? इस प्रोग्राम में यूजर से आप कितने इनपुट्स लेंगे? 2। पहले आप यूजर को बोलेंगे फिगर चूज करो, एंड अकॉर्डिंग टू द फिगर आप डायमेंशंस मांगेंगे। अगर उसने चूज करा है रेक्टेंगल तो लेंथ ब्रेथ मांगनी है, सर्कल चूज करा है तो रेडियस इनपुट कराइएगा, और ट्रायंगल चूज करा है तो बेस और हाइट इनपुट कराइएगा। समझ आ रहा है? क्वेश्चन 2, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर and check whether it is a vowel or a consonant or something else. हो जाएगा? तो अगर मैंने इनपुट में टाइप करा ए, तो आपका प्रोग्राम क्या जवाब देगा? अगर मैंने ए टाइप करा तो प्रोग्राम का जवाब क्या होगा? वॉवल, राइट। अगर मैंने टाइप करा बी तो प्रोग्राम का जवाब होगा कॉन्सोनेंट। और अगर मैंने कोई सिंबल टाइप कर दिया, डॉलर, हैश, डॉट, कुछ भी, तो प्रोग्राम बोले इट इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये 2 कोड ट्राई करने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। बिल्कुल 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 करेंगे कैलाश। आप लोग की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, फिर मैं आप लोग को भी यही दूंगा। बस ये चैप्टर खत्म होने दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर पे डन करवाऊंगा आपसे।
क्योंकि यह चैप्टर के मैक्सिमम असाइनमेंट्स में नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेता हूं, है ना। अभी आपकी शुरुआत हुई है ना कोडिंग की, लूप पे आने दीजिए, फिर वो डन वाला अपन करेंगे। चलिए, टर्नरी ऑपरेटर ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर। विकास वो लास्ट में आएगा बेटा। एनम कॉन्स्टेंट्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एज अ कांस्टेंट यूज कर पाते हैं, उन्हें बोलते हैं एनिमरेशन कांस्टेंट्स। एक्चुअल में उन्हें एनम्स बुलाते हैं, ठीक है, वो लास्ट में है, ठीक। चलिए अब ये बताइए, सी में मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, आप बताइएगा जितनी अभी तक सी डिस्कस करी है कैसे बनेगा। प्रोग्राम ये है, मेरे पास मेन के अंदर दो इंटीजर्स हैं, एक ए और एक बी। मुझे यूजर से ए में इनपुट लेना है, जो हम आराम से ले सकते हैं, नो बिग डील। जो यूजर इनपुट देगा उसे हम स्कैनफ से ए में रख लेंगे बाय सेइंग %d, एड्रेस ऑफ ए। अब इस ए वेरिएबल की वैल्यू के बेसिस पर मुझे डिसाइड करना है कि बी वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। और कंडीशन ये है कि अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव समझ रहे हैं, पॉजिटिव समझ रहे हैं, 0 या उससे बड़ी है, तो बी में 1 आना चाहिए। और अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी है तो बी में -1 आना चाहिए। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, अगर ए वेरिएबल की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है तो बी वेरिएबल में 1 आना चाहिए। अगर उसकी वैल्यू 0 से छोटी है तो बी वेरिएबल में -1 आना चाहिए। आप बताइए, जितनी अभी तक सी आपने पढ़ी है, ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। सबसे सिंपल तरीका इस प्रोग्राम को बनाने का इफ एल्स है ना। तो आपका कोड कुछ ऐसा होगा, इफ a greater than equal to 0, if this is the case, अपन बोलेंगे b is equal to 1, और अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे b is equal to -1, and then we'll print the values of a and b। बताइए ऐसा होगा। ठीक, ये आपका अभी तक जितनी सी पढ़ी है इस प्रोग्राम को बनाने का एक तरीका होगा। ना टेल मी, आपका प्रोग्राम कितनी लाइनों में डिसाइड कर रहा है कि बी वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। बताइए, इन हाउ मेनी लाइन्स आवर प्रोग्राम इज एबल टू डिसाइड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बी। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आवर प्रोग्राम इज टेकिंग 4 लाइन्स टू मेक दिस डिसीजन। हमारा प्रोग्राम इस डिसीजन को करने में 4 लाइनें खर्च कर रहा है। ये सेक्शन अगर आप ऑब्जर्व करें तो प्रोग्राम में 4 लाइनों का सेक्शन है जो डिसाइड कर रहा है कि बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेस्ड अपॉन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो जो काम 4 लाइनों में आप यहां पे कर रहे हैं, जो काम 4 लाइनों में यहां पर हो रहा है, बहुत इजीली वो काम आप कर सकते हैं यूजिंग ओनली 1 लाइन, अगर आप यूज करते हैं सी में टर्नरी ऑपरेटर। आई रिपीट द स्टेटमेंट अगेन, जो काम यहां पर 4 लाइनों में पूरा हो रहा है, इफ यू विश यू कैन डू द सेम जॉब बाय जस्ट गिविंग 1 सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट। 4 लाइन की जगह 1 लाइन में काम हो जाएगा, बट ऐसा करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सी में टर्नरी ऑपरेटर। सबसे पहले सुनिए, सी में टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल क्या है। टर्नरी ऑपरेटर का सी में सिंबल है ये दोनों, पहचान रहे हैं? दोनों में से कौन सा सिंबल किस चीज का है? पहला क्या है? पहला क्वेश्चन मार्क है और दूसरा कोलन है, राइट? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एज वेल एज देयर इज अ कोलन। ये दोनों मिलकर सी लैंग्वेज में एक ऑपरेटर बनाते हैं एंड दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर। ये दोनों मिलकर सी लैंग्वेज में एक ऑपरेटर बनाते हैं एंड दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होता है। ध्यान दीजिए, टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि आप सबसे पहले
पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन करेंगे टेस्ट कंडीशन। सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन करी जाएगी टेस्ट कंडीशन। इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। टेस्ट कंडीशन के बाद लगेगा क्वेश्चन मार्क। सिंटेक्स का पार्ट है, क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। इसके बाद आप अपने प्रोग्राम का लिखेंगे स्टेटमेंट 1, फिर आप लगाएंगे कोलन, और इसके बाद आप लिखेंगे अपने प्रोग्राम का स्टेटमेंट 2। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कंपाइलर आपके टर्नरी की टेस्ट कंडीशन को चेक करेगा। यहां इस बात पे ध्यान स्पेशल दीजिएगा कि कंडीशन के पहले ना कोई इफ है ना कोई स्विच है, कुछ नहीं है, सीधे पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन डाल दी है। तो कंपाइलर सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा। अब आप बताइए किसी भी कंडीशन के कितने आउटकम्स होते हैं, किसी भी कंडीशन के कितने रिजल्ट्स निकलते हैं? 2। या तो ये ट्रू होती है और या तो ये फॉल्स होती है। इमेजिन करिए ये कंडीशन ट्रू निकल गई है, इमेजिन करिए ये कंडीशन ट्रू है, तो कंपाइलर इस वाले पार्ट को रन करेगा। ध्यान देना, ये रास्ता वो तब लेगा जब कंडीशन ट्रू है, और इसके बाद निकल जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 रन होगा और कंट्रोल आ जाएगा बाहर। पर अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नोटिस कीजिएगा स्टेटमेंट 1 नहीं चलेगा, कंपाइलर स्टेटमेंट 2 पे जाएगा और स्टेटमेंट 2 को चलाने के बाद निकल जाएगा बाहर। यानी अगर आप फ्लो समझ रहे हैं, सिंटेक्स समझ रहे हैं, तो आप बताइए स्टेटमेंट 1 किसका रोल प्ले कर रहा है? ये स्टेटमेंट 1 रोल प्ले कर रहा है इफ की बॉडी का, और ये स्टेटमेंट 2 रोल प्ले कर रहा है एल्स की बॉडी का। यानी जो आप इफ की बॉडी में लिखते हैं वो आ जाएगा स्टेटमेंट 1 में, जो आप एल्स की बॉडी में लिखते हैं वो आ जाएगा स्टेटमेंट 2 में। आ रहा है समझ? ठीक है, अगर आ रहा है तो जरा बताइए फटाफट, ये वाला कोड टर्नरी से रिप्लेस करेंगे तो कैसे होगा? आ रहे हैं चंद्रकांत, आ रहे हैं। बहुत सारी बातें टर्नरी में, एक एक करके बताता हूं। बताइए फिलहाल इस कोड को टर्नरी से रिप्लेस करें तो कैसे होगा? जल्दी जवाब दें। वेरी गुड। स्टेटमेंट हो जाएगा a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो b में 1 आ जाए, अगर ऐसा नहीं है तो b में आ जाए -1। ठीक है, अब टर्नरी में ध्यान से देखिए किस किस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें हैं जो टर्नरी में भी आपको ध्यान देनी है। 1 बाय 1 मैं सारी बातें हाईलाइट कर रहा हूं। सबसे पहली चीज गौर करिए, टर्नरी में पैरेंथेसिस आप देख रहे हैं कहां कहां लगा है? पैरेंथेसिस देख रहे हैं आप कहां कहां लगा है? तो अगर टर्नरी में पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखे जाएं तो वो क्या क्या हैं? I'll write it on the next page. सबसे पहली चीज, the pair of parentheses is used over all 3 parts. तीनों के साथ पैरेंथेसिस लगाया जाता है, कंडीशन के साथ भी, ट्रू पार्ट के साथ भी, फॉल्स पार्ट के साथ भी। फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बताइए क्या हम बिना इफ के एल्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ओके। और बिना एल्स के इफ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एन इफ कैन बी विदाउट एन एल्स, एल्स कैन नेवर बी विदाउट एन इफ। बट टर्नरी कहता है ना तो क्वेश्चन मार्क बिना कोलन के और ना कोलन कभी बिना क्वेश्चन मार्क के आएगा। यानी जब भी टर्नरी लगाएंगे आपको हर हाल में ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट दोनों देने पड़ेंगे, राइट? क्योंकि आप दिमाग लगाइए, इस टॉपिक का नाम है टर्नरी ऑपरेटर। द वर्ड टर्नरी इंडिकेट्स
इसे 3 चीजें चाहिए, उन 3 में एक हो गई कंडीशन, एक हो गया ट्रू पार्ट और एक हो गया फॉल्स पार्ट। दैट मीन्स टर्नरी ऑपरेटर ऑलवेज रिक्वायर्स बोथ ट्रू एंड फॉल्स पार्ट, राइट। इसलिए अगर आपने टर्नरी को ऐसे लिखा, ध्यान दें, आपने टेस्ट कंडीशन दी, क्वेश्चन मार्क लगाकर स्टेटमेंट 1 दिया और फिर आपने यहां सेमीकोलन लगा दिया, तो दिस विल बी एन एरर। इवन याद रखिएगा ये भी गलत है कि अपन सोचें अपन कंडीशन देंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद अपन स्टेटमेंट 1 देंगे, स्टेटमेंट 1 के बाद कोलन लगाएंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे और कुछ नहीं देंगे। ये भी याद रखिएगा एरर है। आपको हर हाल में टर्नरी में दोनों पार्ट्स देने, ट्रू पार्ट भी और फॉल्स पार्ट भी। तीसरी बात, अगर ट्रू और फॉल्स पार्ट में मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको चलाने, इफ ट्रू और फॉल्स पार्ट रिक्वायर्स मल्टीपल स्टेटमेंट, आपको लग रहा है एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स यहां पर चलेंगे, then we must enclose them in parenthesis separated with commas, for example, मैंने कंपाइलर से कहा a greater than equal to 0, अगर ऐसा है तो b में 1 और C में 2 आ जाए, अगर ऐसा नहीं है तो B में -1 और C में -2 आ जाए। चंद्रकांत, आपका डाउट दूर हो गया? यही आप चाह रहे थे? तो अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट चलाने हैं तो बीच में कॉमा लगाइए और पैरेंथेसिस के अंदर अपने ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे दीजिए। बिल्कुल कैलाश, कंडीशंस भी 2 से ज्यादा हो सकती हैं, इस बारे में बात अगले लेक्चर में करेंगे अपन। अभी हम सिंगल कंडीशन पे काम कर लें पहले, ठीक है। 4th पॉइंट, इफ एल्स को देख के मुझे बताइए इसमें सेमीकोलन कहां कहां पे आ रहा है। इफ एल्स को देखकर मुझे बताइए इसमें सेमीकोलन कहां कहां आ रहा है। आप मानते हैं हर लाइन के बाद आ रहा है, b = 1 के बाद भी, b = -1 के बाद भी, है ना। टर्नरी में गौर करिए, सेमीकोलन बीच में नहीं लगाते। टर्नरी में ध्यान दीजिए, सेमीकोलन बीच में नहीं लगाते हैं, एक ही बार लगाते हैं लास्ट में। बीच में क्यों नहीं लगाते हैं? अगर टर्नरी में बीच में आपने सेमीकोलन लगा दिया तो वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। मानते हैं? ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। कंपाइलर एरर देगा ये कहते हुए कि आपने ट्रू का फॉल्स पार्ट नहीं दिया। सो द सिंबल ऑफ सेमीकोलन in ternary operator is always used at the end of the statement, right? Not after true part. इसलिए याद रखिए, अगर आपने ऐसे लिखा तो ये गलत होगा। आपने लिखा ट्रू पार्ट के बाद स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 के बाद सेमीकोलन लगा दिया, फिर आपने कोलन लगाया और कोलन के बाद आपने लिखा स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 2 के बाद फिर आपने सेमीकोलन लगाया। ऐसे करेंगे, दिस विल बी एन एरर। ये जो सेमीकोलन है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कंटिन्यूटी ब्रेक कर देगा ट्रू और फॉल्स पार्ट की। समझ आया? चलिए अब एक सिंपल सा कोड आपको दे रहा हूं, ठीक है, ट्राई करना है वो आपको। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। ये आप अगले लेक्चर में आएंगे तो बना के लाइएगा यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। बन जाएगा। इफ एल से बना चुके हैं तो इफ एल से नहीं बनाना है, टर्नरी से बनाना है इसको।
ठीक है, आइए परसों लेते हैं टर्नरी का नेक्स्ट पार्ट और ये चैप्टर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बाद लूपिंग। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। जंप टेबल वाले नहीं है, वो मैं अलग से पोस्ट कर दूंगा। जंप टेबल के स्क्रीनशॉट्स इसमें नहीं है, उसके नोट्स और स्क्रीनशॉट मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, बाकी जो हैं वो आप ले लें। सो दिस इज पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5। हो गया? पेज 1, दिस इज पेज 1 डन। आइए सैटरडे लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय, टेक केयर।